नमस्कार प्यारे दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में सभी का अभिनंदन, स्वागत मेरे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, हम अल्प विकास के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और अल्प विकास के सिद्धांत के मैंने कहा था दो प्रकार के उसमें मॉडल हैं, दो सिद्धांत है उसके अंदर, उप सिद्धांत कह सकते हैं। एक उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण और दूसरा निर्भरता मॉडल। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो क्या कहता है कि संगठित होकर अगर विकासशील देश विकसित देशों पर दबाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनका शोषण समाप्त हो सकता है। अब हम दूसरा मॉडल देखेंगे, निर्भरता मॉडल। निर्भरता मॉडल या केंद्र परिधि मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है, तो इसके बारे में हमें समझना है और धीरे धीरे सारी बातें करनी है। लेकिन उससे पहले जो बच्चे जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि एक बार कमेंट कर दें, और किसी को भी कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि लाइव क्लास में जुड़े। अब कई बच्चे कहते हैं हमें सर लाइव क्लास में जुड़ना ही नहीं आता, तो थोड़ा बहुत तो बेटा प्रैक्टिस करनी होगी ना। अब बिल्कुल इतना नौसखिया नहीं बनना है, अब युग बदल गया है, तकनीक वाला युग आ गया है, सूचना तकनीक का युग है, कुछ चीजें आपको सीखनी होंगी। तो साथियों देखिए, इसमें तो एक बार चेक कीजिए किसमें किस किस बैच में कितने कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं। चलिए साथियों, है ना। तो अब आपको देखना है मेरे दोस्तों, जो है निर्भरता मॉडल या केंद्र परिधि मॉडल, ये क्या कहता है पहले तो इस पर समझना है। भाई निर्भरता मॉडल क्या कहता है, पहले मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। डिपेंडेंसी मॉडल, केंद्र परिधि मॉडल, ये कहता क्या है उस पर चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। इस मॉडल के अनुसार कि जो विकसित देश हैं वो केंद्र का प्रतीक है, केंद्र और जो विकासशील देश है वो परिधि का प्रतीक है, परिधि का। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि विकसित देश किसका प्रतीक है, केंद्र का प्रतीक है। और विकासशील देश किसका प्रतीक है, परिधि का प्रतीक है। ये परिधि को कई बार सैटेलाइट भी कह देते हैं इनको। इनको मेट्रोपोल भी कह देते हैं। अब किसने पहली बार शब्द का प्रयोग किया वो बाद में बताऊंगा। यानी कि केंद्र को क्या कह देते हैं, मेट्रोपोल, और परिधि को क्या कह देते हैं, सैटेलाइट। अब ये बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए। सभी का अभिनंदन, स्वागत। तो ये कहते हैं कि आज वैश्वीकरण में हो क्या रहा है कि संसाधनों का जो प्रवाह है वो परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है। ये संसाधन है का प्रवाह परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। इसमें वैश्वीकरण क्या कहते हैं, वैश्वीकरण में संसाधनों का प्रवाह परिधि से, परिधि का मतलब विकासशील देश, केंद्र विकसित देश की ओर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी चल रही है। इस कारण से परिधि कमजोर होती जा रही है और केंद्र मजबूत होता जा रहा है। क्या कहते हैं, परिधि में कमजोरी आती जा, केंद्र क्या होता जा रहा है, मजबूत, विकसित, मजबूत हो रहा है। यानी कि विकसित राष्ट्र और मजबूत होते जा रहे हैं। ये कहते हैं कि जो परिधि की कमजोरी का मेन कारण है केंद्र का मजबूत हो। केंद्र अपनी मेहनत से, अपने विकास से मजबूत नहीं हो रहा है, वो परिधि का शोषण करके मजबूत हो रहा है। और परिधि का विकास तभी होगा जब वो केंद्र से नाता तोड़े। यानी कि ये मान के चलते हैं कि केंद्र एक बड़ा वृक्ष है
और परिधि छोटा वृक्ष है और इस छोटे वृक्ष का विकास बड़े वृक्ष के नीचे नहीं हो सकता, तो ये कहते हैं परिधि को केंद्र से नाता तोड़ लेना चाहिए। यानी कि विकासशील देशों का विकास तभी संभव है जब वो केंद्र से नाता तोड़ लें, विकसित देशों से दूरी। क्लियर, समझ आ गया? नहीं आया तो फिर मुझे एक बार कमेंट करके बता दे। बच्चे कमेंट नहीं करते, कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्या है, ऐसे नजारा लेते हैं, आनंद लेते हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आने वाली है। और आप लोग ना अभी तो आनंद ले रहे हैं, बजट में सब बातें तैयार हो रहा है, वित्त मंत्रालय से स्वीकृति जा चुकी है कार्मिक प्रशासन की ओर, और अब कार्मिक प्रशासन से जाएगी आरपीएससी की ओर। बस इतना सा काम बाकी है और उसके बाद घोषणा आरपीएससी कर देगी। 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं या महीना लगता है, वो तो देखो सरकारी प्रोसेस है, लेकिन वित्त मंत्रालय से कार्मिक प्रशासन की ओर लेटर जा चुका है। इतना मैं आपको बता देता हूं। अब जल्दी से बात समझ आई क्या है कि केंद्र किसका प्रतीक है? विकसित देशों का, परिधि विकासशील देशों का। वैश्वीकरण में संसाधनों का प्रभाव कहां हो रहा है कि परिधि से केंद्र की ओर। क्यों हो रहा है? क्योंकि वैश्वीकरण में नीतियां ही ऐसी हैं जो विकसित देशों के अनुरूप है। वैश्वीकरण के सारे पहलू विकसित देशों के अनुरूप है, सारी नीतियां विकसित देशों के अनुरूप है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं पर भी नियंत्रण विकसित देशों का है, इसलिए वो ऐसी नीतियां अपना रहे हैं ताकि संसाधन परिधि से केंद्र की ओर जाए। इसलिए परिधि कमजोर होती जा रही है, केंद्र मजबूत होता जा रहा है। कहते हैं कि वास्तव में अगर परिधि को अपना विकास करना है तो केंद्र नाता ही तोड़, क्योंकि ये तभी नवपुनिसवाद जैसी नीतियों से मुक्ति मिलेगी जब नाता तोड़ ले। इनका क्या कहना है? का कहना है इस मॉडल के अनुसार परिधि विकासशील देशों का विकास तभी संभव है जब वह केंद्र से नाता तोड़ ले। विकसित देशों से संबंध विच्छेद कर ले। प्रबल दें दक्षिण दक्षिण विकास पर, यानी कि उत्तर से संबंध नहीं रखना है, विकास तभी होगा। ये बेसिकली कहते हैं। ये बात आपको कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? यस तो बोल दो मेरे दोस्तों। कमलेश कसाना जी भी जुड़े हैं, मीरा देवी जी भी, और बहुत सारे बच्चे, लेकिन कमेंट वमेंट कुछ नहीं होता। अब प्रीति एक बच्ची बार बार कहती है सर मेरी बफरिंग होती है। अब वो बफरिंग होती है जब नेट के समय क्लास लाइव चलती है, तब क्यों नहीं बोलते बफरिंग होती है? बाद में बफरिंग होती बोलते हैं। अब पता भी चलेगा ना नेट कमजोर है, क्या समस्या है, तो पता तभी चलता है जब आप उसी समय कमेंट करके कहें। बात को बाद में कहते हैं, पता नहीं ये बात भी। अभी बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? नोबडी कमेंट। डियर फ्रेंड्स, पता नहीं कितने कीप क्वाइट बच्चे हैं, लगता है सो गए हैं सब फोन। चलिए, तो ये दक्षिण दक्षिण विकास पर बल देते हैं, सहयोग की बात करते हैं, संबंध विच्छेद कर दक्षिण दक्षिण विकास या सहयोग पर बल देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गया? अब आपको ध्यान रखना है इस मॉडल आया ही क्यों, क्या कारण था? नहीं सर वेरी गुड, नहीं नहीं वेरी गुड, दो ने तो कमेंट किया, चलो है ना। अब ये निर्भरता मॉडल क्यों आया, केंद्र परिधि मॉडल क्यों आया, ये इस पर हम चर्चा करते हैं। देखते हैं निर्भरता मॉडल के उदय के कारण। अब ध्यान से करना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैं हर बात बता के चला जाता हूं, आप लोगों के लिए वो छोटी बात होती है, और वो छोटी बात जब पूछ लेता है तब रोना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए।
अब निर्भरता मॉडल के क्या क्या उदय के कारण है, ध्यानपूर्वक सुनना। पहला उदय के कारण है परंपरागत मार्क्सवाद में मतभेद। क्या कारण है? मैं पेन बदल देता हूं, आप आराम से समझें। परंपरागत मार्क्सवाद में मतभेद। जो परंपरागत मार्क्सवाद है वो कहता था कि बेसिकली दो ही वर्ग होते हैं समाज में। वो दो वर्ग की बात करता था बस, पूंजीपति और श्रमिक, और देश के अंदर जो शोषण है उसको ही व्यक्त करता था। अब जो ये बेसिकली मार्क्सवाद के अंदर एक ऐसे विद्वान आए जो कहते हैं पूरे वैश्विक स्तर पर देश भी दो प्रकार के हैं। जैसे पाल बरन जैसे विचारकों ने सबसे पहले कहा कि वो कहते हैं देश भी दो प्रकार के हैं, एक तरफ विकसित हैं, एक अल्पविकसित हैं, तो वहां भी वर्ग संघर्ष पाया जाता है, तो हमें इस वर्ग संघर्ष का भी अध्ययन करना चाहिए। तो परंपरागतवादी तो ये कहते थे। वहीं पाल बरन जैसे नव मार्क्सवादियों का कहना था हमें विकसित व विकासशील देशों के संघर्ष को भी अपने अध्ययन का आधार बनाना चाहिए। अब एक केंद्र परिधि मॉडल यही व्यक्त करता है किस तरीके से विकसित देश है विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। जैसे वहां ये अध्ययन करते थे पूंजीपति श्रमिक का, तो कहते हैं ऐसे हमें ये अध्ययन भी करना चाहिए कि विकसित देश किस प्रकार से विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं तो लैटिन अमेरिकी देशों का अनुभव। पहला कारण तो यह था परंपरागत मार्क्सवाद में मतभेद, यानी कि पहले तो खाली वर्गों का जो था वो समाज के दो वर्ग हैं उनका ध्यान, अब देशों पर आ गया, तो वास्तव में उसी के साथ क्या आ गया, अब केंद्र परिधि मॉडल। अब दूसरा देखते हैं उदय का कारण क्या था। दूसरा कारण था लैटिन अमेरिकी देशों का अनुभव। अब ध्यान से सुनना है मेरे दोस्त, ये अनुभव क्या था वो पूरा आपको समझ आएगा। आप जानते हैं कि अमेरिका ने क्या किया, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं उस शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध के बाद उसने दुनिया में पूंजीवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और पूंजीवाद को बढ़ाने की दिशा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट 1948 में बनाया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ये बनाया संगठन, तो कहीं ना कहीं कहा कि अमेरिकी देशों को एक करना है, पूरे अमेरिकी महाद्वीपों को जोड़ना है, सब जगह पूंजीवाद फैलाना है, ये काम किया। और उसने लैटिन अमेरिकी देशों में के अंतर्गत पूंजीवाद और एमएनसी को बढ़ावा दिया। एमएनसी तो समझते ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया। अब जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को साथियों बढ़ावा दिया, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लैटिन अमेरिकी देश जो ब्राजील है, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, आपने नाम सुना होगा, देशों की हालत ये हो गई, यहाँ की जनता भूख से मर। वास्तव में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शासकों के वहां का कठपुतली बना दिया और डायरेक्ट बस शासक के साथ समझौता करके जगह जगह वहां के संसाधनों का दोहन कर लिया, आम जनता के पास रोटी। वास्तव में स्थिति इतनी भयंकर पहुंच गई यहाँ पर, आम जनता की इतनी दयनीय दशा होगी कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया कि वास्तव में लैटिन अमेरिकी समस्या ही समस्या। इस इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों
के कारण लैटिन अमेरिकी देशों की दयनीय दशा हो गई और पूरे विश्व में की चर्चा होने लगी। तभी यूएनओ ने क्या किया, यहाँ लैटिन अमेरिकी देशों के अध्ययन के लिए एक संस्था का निर्माण किया, ईसीएल। के बाद यूएनओ ने 1960 के दशक में लैटिन अमेरिकी देशों में के अध्ययन के लिए लैटिन अमेरिकी देशों के अध्ययन के लिए ईसीएलए, इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लैटिन अमेरिका, का राहुल प्रेविस की अध्यक्षता में गठन किया। गठन किया, राहुल प्रेविस के गठन किया। ईसीएलए में आंद्रे फ्रैंक, समीर अमीन, कारदासो, दास संतोष जैसे अनेक विद्वान शामिल थे। और ईसीएलए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें जो स्थिति आज ये है कि विकासशील देशों को आपसी सहयोग द्वारा विकास करना चाहिए, विकसित देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, तभी इन देशों का विकास हो सकता है। ऐसा ईसीएलए ने यूएनओ को अपनी रिपोर्ट दी। यानी कि भाई, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ का विकास नहीं हो सकता, छोटे पेड़ साथ साथ रह के एक दूसरे को छाया देते रहे तो काम चलता रहेगा। बड़े के नीचे बैठेंगे तो बड़ा उसके संसाधनों को ही सारे समेट लेगा और उसे खोखला कर देगा। तो ये बेसिकली ईसीएलए ने अपनी रिपोर्ट में कहा। ईसीएलए ने विकासशील देशों को विकसित देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दिशा में 1964 में यूएनओ के अंतर्गत अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट
की स्थापना दक्षिण दक्षिण सहयोग हेतु की। आ गया समझ? आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि दूसरा बड़ा कारण था कि लैटिन अमेरिकी देशों से सबक सीख लिया। विकासशील देशों ने कहीं ना कहीं सबक सामने आया कि विकसित देशों के साथ उनका विकास नहीं हो सकता, इसलिए को बढ़ावा मिला निर्भरता मॉडल को, केंद्र परिधि मॉडल को, और कहा गया कि परिधि का विकास अलग ही हो सकता है, केंद्र के साथ विकास। अब तीसरा जो कारण है वो भी ध्यान रखना है, वो है पूर्व पश्चिम सम्मेलन। तो वास्तव में अनेक बार पहले भी 46 में भी हुआ था पूर्व पश्चिम सम्मेलन, 40 में हुआ, बाद में भी हुआ। में कहा गया अनेक विकासशील देशों में मतभेद देखा गया। पश्चिम तो विकसित देश हैं और पूर्व क्या है, विकासशील देश। और आपने वैसे भी पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी मनोज कुमार की, उसमें वो कहता भी है भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। तो साथियों वास्तव में देखा जाए तो पूर्व हैं, विकासशील देश हैं, उनकी संस्कृति जो है मजबूत है, और वो सब लोग भौतिकता पर बातें करते हैं पश्चिम वाले, और यहाँ नैतिकता के मूल्यों की बात होती है। ये अंतर दिखाई देता है। इन सम्मेलनों में भी विकसित विकासशील देशों में मतभेद सामने आए। तो तीन कारण थे कहीं ना कहीं केंद्र परिधि मॉडल के उद्भव के। पहला कारण क्या था, मार्क्सवाद में मतभेद। दूसरा कारण क्या था, लैटिन अमेरिकी देशों का अनुभव। और तीसरा कारण क्या था, पूर्व पश्चिम सम्मेलन में मतभेद। मतभेद सामने आए। ये बेसिकली स्पष्ट हो गया इसी के बाद कहीं ना कहीं कि केंद्र परिधि मॉडल को बढ़ावा मिला। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान। अब आगे चलते, अब एक चीज आपको बता, डरना मत बस। डरेंगे तो नहीं? अरे लिख तो दो, कमेंट तो कर दो मेरे प्यारे। तो 7 बच्चे जुड़ते हैं, किसी में 10 जुड़ते हैं, किसी में 12 जुड़ते हैं, बाकी आनंद लेते रहते हैं। जुड़ते क्यों नहीं हो आप लोग? वैकेंसी नहीं आएगी ये कंफ्यूज है कि पेपर आउट हो जाएगा ये डर है? साफ साफ बताओ, देखो क्या है। कहते बच्चों में बहुत नकारात्मकता है, पता नहीं क्यों नकारात्मकता है, तो समझ नहीं आता। अरे कमल कुमार जी, आपके अंदर तो नहीं है ना नकारात्मकता? ये ये जो नेगेटिवनेस है ना, निकाल दो सर। मैं 52 साल का हूं और कहता हूं कि अभी तो मैं आपसे ज्यादा काम करने की हिम्मत रखता हूं। दिन भर पढ़ाता रहता हूं, दिन भर मैं 7-8 घंटे के आसपास तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, और ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, और मैं बिल्कुल हार नहीं मानता। और आप भी मेरे से कहेंगे ना काम करने की शर्त पर, मैं आपसे ज्यादा अब भी काम कर सकता हूं। डर गया सो मर गया, इसमें नहीं ध्यान रखना चाहिए। अब देखो आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, दो चीजों में ध्यान देना। अभी हम चल किस पर रहे हैं, निर्भरता मॉडल। ये निर्भरता मॉडल या इसी का नाम दूसरा क्या है, केंद्र परिधि, ये पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के एक समानार्थी शब्द आता है अंतर्निर्भरता मॉडल। अब दोनों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर आपने तो ऐसे ही बताया था। अब देखो दोनों में अंतर है, दो अलग अलग मॉडल है ये। एक तो है निर्भरता मॉडल, अंग्रेजी में कहते हैं डिपेंडेंसी मॉडल। ठीक है मेरे साथियों, एक है इंटरडिपेंडेंसी मॉडल। ये तो क्या कहता है, केंद्र परिधि की बात करता है, और क्या कहता है, परिधि को अलग विकास करना चाहिए, केंद्र से टूट जाना चाहिए, केंद्र से नाता तोड़ लेना चाहिए। ये केंद्र से नाता तोड़ने की बात करता है। ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध करता है,
पूंजीवाद का विरोध करता है, पश्चिमीकरण का विरोध करता है। ठीक है। दूसरी तरफ जो दोस्तों ये है ना इंटरडिपेंडेंसी मॉडल है ना, इसको दिया किसने था? जोसेफ नाई ने दिया। और ये पश्चिमीकरण वैश्वीकरण का समर्थन करता है। ये 77 में दिया था जोसेफ नाई ने, अब दिया था 77 में। ध्यान रखना, वैश्वीकरण का समर्थन करता है। केंद्र परिधि को जोड़ने की बात करता है। आ गया समझ दोनों में अंतर? अब आए इंटरडिपेंडेंसी मॉडल, आंसर लगाओ डिपेंडेंसी मॉडल का, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों में शब्दों का अंतर है और इनमें आधारभूत अंतर है। ठीक है ना, ये अंतर निर्भरता है, ये निर्भरता है। अब इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए, बस इसको याद कर लीजिए सारणी को कि भाई ये अलग बीमारी है, ये अलग चीज है। ये तो विकासशील देशों के अनुरूप है, ये कहते हैं भाई विकास ही नहीं हो सकता केंद्र के साथ। ये तो ट्री कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस पर आधारित है, ट्री कॉन्सेप्ट पर। ठीक है ना, ये कोबेब मॉडल पर आधारित है। कोबेब मॉडल पर। कोबेब क्या होता है? अंतर निर्भरता लाना, आपस में जुड़ जाओ, बल लगा दो। ये कोबेब मॉडल पर आधारित है और वो ट्री कॉन्सेप्ट पर, वृक्षीय संकल्पना कहते हैं जिस पर। अब ये कहीं ना कहीं अंतर समझ नहीं आया ना, तो फिर आप क्वेश्चन फिर गलत करके आओगे। मैंने 10 बार कहा आपसे कि टेस्ट पेपर ऑनलाइन भी देखो, उसमें राजनीति विकास, राजनीति का आधुनिकरण के क्वेश्चन बैंक मैंने अलग से बना दिया है, उसमें राजनीति विकास के भी क्वेश्चन डल जाएंगे समय के साथ, क्योंकि टाइप हो रहे हैं। मैं बहुत धीरे धीरे देखता हूं कि छोटी सी गलती भी आपके लिए बाधा कर सकती है। तो मैंने उसमें तीन सेक्शन उठा लिए हैं, थिंकर, थ्योरी, आईआर, तो मैंने काफी हद तक डाल दिए। लगभग 10-12 टेस्ट डाल चुका हूं मैं, करीब करीब 1500 नए क्वेश्चन डाल चुका हूं। और अभी तो वो संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अब उसमें नीचे आंसर देखा है, कभी प्रिंट आउट मत मांगना मेरे से, किसी भी उम्र किसी भी क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। आप वहीं पर सोल्व करेंगे और वहीं पर जब एक बार सोल्व कर लेंगे तो आंसर देख लेना, डाउनलोड हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, यहाँ टीचर के रूप में कभी समझौता नहीं करूंगा। ठीक है ना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन पेपर का आपको प्रिंट आउट निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, लेके रख लेंगे, बम बंडिया जी बन जाएंगे। क्वेश्चन पेपर होता है हल करने के लिए, रखने के लिए नहीं। घर तो क्या फायदा है? तो आप मेहनत करेंगे, मेरे अनुसार कुछ चीजें मानेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मुझे भी 28 साल हो गए पढ़ाते, 28वां चल रहा है, 27 साल कंप्लीट हो। कुछ बातें मेरी भी दोस्तों मान लेना और उसको हल करने की कोशिश करना, और फिर आपको आनंद है कि बच्चे को अगर ज्यादा है तो कोचिंग में ऑफलाइन आ सकता है, वहां बैठ के दे सकता है। मैं उसको कोई मना नहीं करूंगा उसके लिए, पेपर कभी मना भी नहीं करेंगे ऑफलाइन के लिए। लेकिन ये नहीं है उसको घर बैठ के रखने के लिए नहीं है। आप कभी भी आएंगे, किसी भी ऑनलाइन बच्चे का कोई टॉपिक समझ नहीं आते 2 4 5, तो भी मैं ऑफलाइन उसको वो टॉपिक कराने के लिए तैयार हूं। कभी भी आ सकते हैं आप, फोन करके, मैसेज करके मुझे बता देना आपको जहां टॉपिक में दिक्कत है, और आप टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। आपके लिए अलाउड है ऑफलाइन, कोई चार्ज नहीं है उसका एक्स्ट्रा। आपने कोर्स ले लिया, मैं उसके बाद कह रहा हूं ये बात, ठीक है ना। अब इसको ढंग से देखना। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इतना आपने देख लिया। अब ये जो केंद्र परिधि मॉडल है, इसमें भी विचारक 2 प्रकार के हैं, या 2 प्रकार के मॉडल है ना। निर्भरता मॉडल में आगे विभाजन कर, निर्भरता मॉडल, अब इसको थोड़ा घर से रट के आना, या केंद्र परिधि मॉडल के उपागम।
अब इसमें दो उपागम हैं। कितने उपागम हैं? दो। एक तो है पहला गैर मार्क्सवादी उपागम, दूसरा है मार्क्सवादी। क्या क्या बोला? फिर बढ़ता मॉडल, केंद्र मॉडल को भी हम जितने भी उसके उपागम हैं, उपागम क्या होता है? अध्ययन करने का तरीका। इसके जो जितने भी उपागम हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, गैर मार्क्सवादी और मार्क्सवादी। ठीक है। अब ये गैर मार्क्सवादी में भी क्या है? तीन है और इधर पांच है। इसकी भी तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तीन। मैं दोबारा से बना दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ये पांच प्रकार है। कितने प्रकार है? पांच। अब यहां पर कौन कौन से हैं? पहला तो है संरचनावादी राष्ट्रवादी। संरचनावादी राष्ट्रवादी, स्वायत्तता मॉडल, है ना। दूसरा जो इसमें मॉडल है आंतरिक उपनिवेशवादी मॉडल। तो मैं कल फिर गाऊंगा, एक बार में तो आपके पल्ले वैसे नहीं पड़ता है, लेकिन आज सुनेंगे तो कल फिर समझ आएगा। पर आज नहीं सुनेंगे तो कल भी समझ नहीं आएगा। आप चाहे भागें चाहे जो मर्जी करें, मैं अपना काम करूंगा। दूसरा तीसरा मॉडल जो है वो है ध्रुवीय मॉडल, पोलर मॉडल कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है? ये कौन किसने दिया था? राहुल प्रेविस, जो फार्टेडो स्मेकल विद्वान इसमें जुड़े हुए थे। इसमें कौन जुड़े हुए थे? कोसनोवा। तो ध्रुवीय मॉडल में कौन जुड़े हुए हैं? आंद्रे फ्रैंक। क्या आपको ध्यान है? इधर मार्क्सवादी के पांच हैं। अब ये मैं दोबारा से फिर बना रहा हूं, चलो कि थोड़ा बड़े के बजाय छोटा देखना है। उपागम हैं दो प्रकार के, ठीक है। पहला कौन सा है? इसको यहां से, उपागम कितने प्रकार के हैं? दो। पहला कौन सा है? गैर मार्क्सवादी है, गैर मार्क्स उपागम के मॉडल। दूसरा है मार्क्सवादी उपागम के मॉडल। यहां पर कितने हैं? मात्र तीन मेरे दोस्तों। यहां पर पांच हैं, उनके नाम याद रहने। क्वेश्चन आता है वो आपको, है ना। पांच के भी छह भी हो सकते हैं, अभी बाचा का भी आएगा, वहां पर भी ध्यान रखना है ना। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन भी आया था कि लेलिन भी इसी से जुड़े हुए हैं, मार्क्सवादी से। लेलिन है इनके मेन केंद्र परिधि मॉडल, निर्भरता मॉडल उन्होंने किया था। किस किताब में कहा था? कैपिटलिज्म लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, राज्य को, विकसित देशों को केंद्र का नाम और बाकी को परिधि का नाम, किस किताब में दिया? किताब पूछ ली थी। तो आप देखो क्या हालत है। इसमें तीन मॉडल है। पहला कौन सा है? संरचनावादी राष्ट्रवादी, स्वायत्तता मॉडल। पूरे विद्वान कौन कौन से हैं देखते हैं। विद्वान भी इसमें विद्वान है राहुल प्रेवी, फार्टेडो, भागने की पड़ी, फार्टेडो, और स्मेकल। स्मेकल इन नाम है, इन नाम आप ध्यान रखेंगे। दूसरा
दूसरा जो मॉडल है उसका नाम क्या है? आंतरिक उपनिवेशवादी मॉडल। से जुड़े विद्वान कौन से हैं? कोसनोवा। कौन है? कोसनोवा। पेन बदल के बता देता हूं। कोसनोवा कौन है? कोसनोवा समर्थ। तीसरा जो मॉडल है वो ध्रुवीय मॉडल है। वो कौन देते हैं? आंद्रे फ्रैंक। अब आपसे पूछेगा कौन है जो केंद्र प्रति मॉडल से गैर नव मार्क्सवादी हैं? सारे गैर नव मार्क्सवादी। क्वेश्चन क्या आएगा वो तो बहुत ही टिपिकल आता है, सीधा तो आता ही नहीं। जब इतनी बड़ी नौकरी हासिल करते हैं इसके लिए मेरे दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो वो भी बनेगा। अब मार्क्सवादी उपागम के मॉडल कौन को भी दिखा रखे, अब इसमें ध्यान रखना है। पहला मॉडल है एकाधिकार पूंजीवादी मॉडल। एकाधिकार पूंजीवादी मॉडल। भाई पूंजीवादियों ने क्या कर रखा है कि एकाधिकार कर रखा है, हर जगह मोनोपोली यूज कर रखी है, उसी से शोषण हो रहा है। पूंजीवादी मॉडल इसमें कौन कौन जुड़े हैं? पाल बरन और पाल स्वीज। मैंने बताया था ना पाल बरन और स्वीज। चलो तो मतभेद में भी नाम आया था इनका, तो है पाल बरन के विद्वान। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना क्या क्या नाम है? पाल बरन। थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दूसरा मॉडल लेते, चलो पेन बदलते हैं। पाल बरन स्वीजी पर दूसरा है उपसाम्राज्यवाद मॉडल। उपसाम्राज्यवाद, अब इंपीरियलिज्म मार्क्सवाद के अंदर ही आएगा। से जुड़े विद्वान हैं मार्क्सवादी नव मार्क्सवादी। मेरिनी, क्या नाम है? मेरिनी, बड़ा प्यारा नाम है अगर आप प्यारा देखेंगे तो। फिर है तीसरा नवनिर्भरतावाद। नवनिर्भरतावाद ये दिया था डास संतोष ने। क्या था? डास संतोष। आंतरिक उपनिवेशवादी तो किसने दिया था? ये कासनोवा ने। नवनिर्भरता मॉडल किसने दिया है? इसने। किसने? दास संतोष। नाम ध्यान रखना, दास संतोष नहीं है, संतोष, फंटोस संतोष। ये लैटिन अमेरिकी देशों के विद्वानों के नाम है। क्या नाम है बोल के बताओ जरा? दास संतोष। क्या नाम है? दास संतोष। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर है अल्प विकास मॉडल। तो पेन बदलते हैं। अल्प विकास मॉडल रोडानी, वाल्टर रोडानी। इससे ये जुड़े हुए। अब पांचवा क्या है? निर्भरता पूंजीवादी मॉडल। निर्भरता पूंजीवादी मॉडल, ये कारदासों का है। कौन है विद्वान? कारदास। अब ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, जितनी बार बनती है ना उतनी बार बना लेना। इसमें छठा नंबर और जोड़ सकते हो अगर चाहो तो, मैं जोड़ देता हूं छठा नंबर भी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। छठा नंबर भी मैं, तो छठा नंबर भी निर्भरता केंद्र परिधि मॉडल। ये लेनिन ने दिया। ने दिया था वी.आई. लेनिन, मार्क्सवादी थे ना, तो जिन्होंने साम्यवादी बोल्शेविक क्रांति की थी। वो अपनी किताब, मैंने बताया अभी, इंपीरियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में विकसित देशों को केंद्र कहते हैं और उनको परिधि कहते हैं वाला मॉडल आपको ध्यान। अब कल आप क्या करेंगे?
सबको याद करके आए। जितने क्वेश्चन है वो जितनी बार हो सकता है साथियों, टिपिकल नहीं है, बस आपने कभी पढ़े नहीं ना, ये टेंशन पढ़ लेता है ना उसको नहीं, नॉर्मल चीज हो जाती है। अब कहीं हम गए नहीं, रास्ता जो जानते ही नहीं है, पहली बार किसी रास्ते में जाएंगे तो पूछते पूछते जाएंगे, पूछते पूछते टाइम लगेगा। अब उस रास्ते पे बार बार जाएंगे ना, रास्ता इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। आप इस रास्ते पर 10 बार चले जाओ ना, इसको 10 बार देखो, मना किया है। अगर बार बार देखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, मेरे आनंद आएगा तो आप अद्भुत सफलता हासिल करेंगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन बाकी रहते हैं ना, 99.99% मेरा पूरा मेहनत रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन, अगर लास्ट समय तक आप जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे, खाली बस बाद में देखेंगे, कुछ अपना मनमानी करेंगे, साथियों क्या कर सकते मैं तो सिर्फ आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। मेहनत में आपको सहयोग तो कर, मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ, थाली में परोस सकता हूँ तो मेरे दोस्त आप बस मुंह चलाने के लिए आदत बने रहिए। मैं आपका दरबारी बनने को तैयार हूँ, आप शहंशाह बनते रहिए, बस इतना चाहता हूँ। इस प्रकार से शहंशाह भी क्या करता है, दरबारी की बात सुनता है। कहते हैं अकबर भी अनपढ़ थे और वास्तव में कोचिंग के टीचर का काम, दरबारी का काम ही होता है बच्चे को बार बार सुनाना। लेकिन अब यहाँ दरबारी सामने नहीं है, ऑनलाइन में ये दिक्कत है। तो आपको क्या है, बस दरबारी को बार बार सुनना है ताकि आप शहंशाह जो है, ज्ञानवान शहंशाह बने और सफल शासक बने ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर साथ इस क्लास से मेरे विदाई चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय